अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। एनर्जी का अनुभव करते हैं। G20 का मौका दुनिया के कई देशों को मिला, भारत को भी मिला। दुनिया से अब तक G20 जहां जहां हुए सभी देशों ने 4 से ज्यादा स्थानों पर G20 की मीटिंगें नहीं करी है। भारत ने 59 स्थानों पर करी और सभी के सभी राज्यों और सभी की सभी यूटीज के अंदर कर एक चेतना की जागृति। और अगर ये सबको साथ लेने का अप्रोच हमारा न होता तो हम कभी भी कोरोना जैसी महामारी से लड़कर सफलता के साथ बाहर नहीं आ सकते। मुझे बरोबर याद है, मैं उस वक्त गृह मंत्री भी था। मेरे मंत्रालय के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, हम इसको टैकल करने का प्रयास कर रहे थे। दुनिया भर के एडमिनिस्ट्रेशन के जानने वाले पंडित सबसे बड़ी चिंता भारत की करते थे और वाजिब भी था, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना पुख्ता नहीं था जो इतनी बड़ी महामारी के साथ हम मुकाबला कर पाए। और आबादी भी बहुत बड़ी, देश भी बहुत बड़ा, फैली हुई, बिखरी हुई, ढेर सारी दिक्कतें थी। मगर जब कोरोना का संकट समाप्त हुआ तब दुनिया भर में आज एक बात की स्वीकृति है कि कोरोना के संकट का सबसे अच्छा मुकाबला अगर किसी एक देश ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत है। मैंने अमेरिका से आए हुए कई लोगों को वहां से मेल मुझे लिखे हैं कि हम आना तो जाते हैं भारत पर, मगर हमारे साथ वैक्सीनेशन भी होगा, रिसीट नहीं है वैक्सीनेशन की। अमेरिका जैसे देश में 3-3 महीने तक वैक्सीनेशन की रिसीट नहीं मिलती थी। आपने वैक्सीन लिया होगा तो आपको अनुभव होगा, मोदी जी का हंसता हुआ फोटो के साथ 30 सेकंड में आपके मोबाइल पर रिसीट आ जाती। टेक्नोलॉजी का इतना सटीक उपयोग मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। मैं आंकड़ों का विद्यार्थी हूं, आंकड़ों का सतत अभ्यास करता रहता हूं और दुनिया भर के एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का भी कंपैरेटिव स्टडी करता हूं। मैंने टेक्नोलॉजी का इतना सटीक उपयोग नहीं किया है, तो इसका मूल कारण है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और टीम इंडिया की भावना के साथ मोदी जी ने 9 साल तक देश का नेतृत्व किया है। इसका अगर सबसे बड़ा फायदा होता है तो भारत को होता है। हमारी नीतियों ने, सटीक तरीके से बनाई हुई नीतियों ने, पूर्ण विचार विमर्श के बाद बनाई हुई नीतियों ने भारत को प्रगति के पथ पर डाला है। हमारी विचारधारा ने भारत को सुरक्षित बनाया है। हमारी संवेदनशील योजना ने भारत के विकास को सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी बनाया है और हमारी उपलब्धियों ने दुनिया चकाचौंध होकर देखती रह जाए, इस प्रकार की योग्यता हमने प्राप्त की है। मित्रों, मैं थोड़ा नीति बनाने वाला व्यक्ति कितनी दूरदृष्टि वाला होना चाहिए, इसका एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैं संसद के अंदर बैठा था 2017 में, जब मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात को लेकर संसद के सामने आए। भारत के पूर्व वित्त मंत्री, एक संसद का रिकॉर्ड है इसलिए मुझे नाम देने में कोई आपत्ति नहीं है, इससे कोई बच नहीं सकता। भारत के पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ने एक भाषण किया था। मैं कोट अनकोट कहता हूं, किसी गांव में अगर आप किसी सब्जी वाली को आप आलू और टमाटर खरीदने के लिए 7 रुपया 50 पैसा ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, जो मोदी जी बताते हैं, तो वो कैसे करेगी? इस पर उन्होंने 3 पॉइंट कहे थे। पहला, क्या उनके पास पेमेंट की कोई मशीन है? दूसरा, वहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है? और तीसरा, वहां के इंटरनेट काम करता है? और आज मैं चिदम्बरम जी को रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी ठेले पर चले जाइए, यूपीआई से पेमेंट हो रहा है और दूर दूर के गांव तक हो रहा है। मैंने अरुणाचल के गांव में भी देखा है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में भी देखा है और नॉर्थ ईस्ट के छोटे से छोटे गांव में फटाक कर यूपीआई का मोबाइल से पेमेंट करते हुए महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को, अनपढ़ लोगों को देखा है। ये विजन जो है, ये विजन ही देश का विकास करता है। मित्रों, मैं डिजिटल इंडिया की बात करता हूं तो आज मैं बताना चाहता हूं 2022 में कुल 8,840 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए। यूपीआई की हिस्सेदारी इसमें 52% है। 52% यूपीआई की हिस्सेदारी और इसका मूल्य 126 लाख करोड़ होता है। लगभग भारत में 99% गांव में
बिजली पहुंच चुकी है। भारत नेट से 1.90 लाख पंचायतें जुड़ चुकी है। जो चिदंबरम साहब जब पूछते थे तब 600 पंचायतें थी, अब 1.90 लाख पंचायतें भारत नेट से जुड़ चुकी है और 6,998 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम ये 6 साल के अंदर समाप्त कर दिया है। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो 2014 में 6.1 करोड़ थे, अब सितंबर 2022 का आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध है, 82 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन भारत के अंदर उपलब्ध है। ये बताता है कि जब आप नीति का निर्धारण करते हो तब आपके सामने पड़ी हुई सारी संभावनाओं का दोहन करने का आप में मादा होना चाहिए, साहस होना चाहिए, विजन होना चाहिए। तभी जाकर आप देश का नेतृत्व कर सकते हो, तभी जाकर देश को तय किए हुए लक्ष्य तक पहुंचा सकते हो। और वो काम मोदी जी ने किया है। इकोनॉमी के अंदर जिस प्रकार का फर्क हम देख रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव में मोदी जी ने हमारे सामने 2 लक्ष्य रखे हैं। 2047 तक भारत संपूर्ण विकसित राष्ट्र हो, दूसरा 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम अचीव कर लें। और मुझे भरोसा है ये दोनों लक्ष्य पूरे करने के लिए एक मजबूत नींव डालने का काम ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने कर दिया है। और अब तक जो अचीवमेंट हुए हैं इसके आधार पर मैं भरोसे से कह सकता हूं कि हम ये कर लेंगे। मित्रों, 2014 में भारत दुनिया के अर्थतंत्र की तालिका में 11वें नंबर का अर्थतंत्र था और सिर्फ 8 ही साल के अंदर हम आज 5वें नंबर पर खड़े हैं। किसी भी देश ने 11 से 5वें नंबर की छलांग इतनी स्पीड से नहीं लगाई है जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने लिया है। IMF ने भारत को डार्क जोन में एक ब्राइट स्पॉट कहा है। 2023-24 के लिए हमारा GDP मतलब 6.1% है, जो G20 में सबसे ज्यादा है। PLI के माध्यम से ही, सिर्फ PLI के माध्यम से 2.34 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाकर भारत को दुनिया में उत्पादन का हब बनाने का काम, मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। अब तक सर्वाधिक व्यापार वस्तुओं का निर्यात 2022 में $421 बिलियन का भारत ने 2022 में सिद्ध किया है। एक्सपोर्ट हमारी बहुत बड़ी समस्या थी। और मित्रों, FDI $83 बिलियन का, 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप, इसमें 116 यूनिकॉर्न स्टार्टअप, एक्सपेंडिचर का फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर के फोकस को हम ले गए और 10 महीने की तुलना में इस वर्ष 29.10% ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने खर्चा किया है। GST कलेक्शन 2022-23 के 10 माह का एवरेज 1.49 लाख करोड़ हुआ है। जो गब्बर सिंह टैक्स कर इसका मखौल उड़ाते थे, उन लोगों को आंकड़े जवाब दे रहे हैं। मैं जवाब नहीं देना चाहता, आंकड़े जवाब दे रहे हैं। इतने बड़े देश में 16 से ज्यादा परचेज के साथ जुड़े हुए टैक्स को, 16 से ज्यादा परचेज के साथ जुड़े हुए टैक्स को एक ही टैक्स में समाहित कर कश्मीर से कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक एक ही टैक्स का स्ट्रक्चर हो, ये व्यापार को कितना बड़ा बढ़ावा दे सकता है, इसकी कल्पना बहुत कम लोग कर सकते हैं। मित्रों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक में भी हमारा सुधार हुआ है। मैंने जो भरोसे से कहा कि हम संपूर्ण विकसित देश बनेंगे और 2025 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार कर लेंगे, ये मजबूत नींव के आधार पर कह रहा हूं, जो मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर डालने का काम किया है। हमारे क्रिटिक भी इसको इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आंकड़े हैं जो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में ही रहते हैं। मित्रों, मैं एक ऐसा विषय भी कहना चाहता हूं जो शायद आपको लगे कि यहां ये कहने की जरूरत नहीं है, मगर मैं कहना चाहता हूं। जब तक कोई भी देश सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी विकास का मॉडल नहीं अपनाता है, उसका ग्रोथ नहीं होता है। आज तक 2014 के पहले इकोनॉमी के विकास के लिए चर्चा करने वाले सभी लोगों ने इंडस्ट्री की चर्चा करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करी और
फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करी। यही चर्चा के आसपास हमारा विकास का दायरा, अर्थतंत्र का दायरा यही चर्चाओं में सीमित रहा। परंतु किसी ने देश में 60 करोड़ लोग इस देश के अर्थतंत्र का हिस्सा ही नहीं है, इस पर ध्यान नहीं दिया। और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से अतीक अहमद को कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट से अतीक अहमद को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक के वकील को सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर के बाहर थोड़ी देर बाद बाहुबली अतीक लाया जाएगा। आपको बता दें कि बाहुबली माफिया अतीक अहमद जो कि कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद कोर्ट में लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से अतीक अहमद को यहां कोई राहत नहीं मिली है। सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट से अतीक अहमद को राहत न मिलना दर्शाता है इस पूरे मामले को लेकर आगे कितनी मुश्किलें अतीक अहमद, उसके भाई और परिवार के लोगों के लिए बढ़ सकती है। अतीक मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत अभी अतीक अहमद को नहीं दी गई है। दरअसल कोर्ट के द्वारा अतीक के वकील को सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कहा गया। इलाहाबाद कोर्ट परिसर के बाहर अब से कुछ ही देर बाद बाहुबली माफिया अतीक अहमद लाया जाएगा और कोर्ट परिसर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अतिरिक्त फोर्सेस यहां पर तैनात की गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट नैनी जेल से लेकर पहुंचेगी पुलिस अतीक अहमद को, और उसका भाई भी उस वक्त कोर्ट में मौजूद होगा। आपको बता दें उसे भी बरेली से नैनी जेल इलाहाबाद लाया गया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। दरअसल मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरी में रहते यदि कर्मचारी की कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के विवाहित बेटी बहू को भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मिल सकेगी। इतना ही नहीं, पुत्री या बहन के विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता या अविवाहित होने पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। तो महिलाओं के हित में सरकार ने यह फैसला किया। 10 साल बाद इस नियम में बदलाव करते हुए इसे लागू किया जाएगा। तो अब विवाहित बेटी की भी अनुकंपा में नियुक्ति हो सकेगी। नियुक्ति के नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होगी। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, यानी कि अगर किसी शासकीय कर्मचारी की मृत्यु सर्विस के दौरान होती है तो उसकी बेटी को विवाहित होने की स्थिति में भी जो नौकरी करने का अवसर है अनुकंपा नियुक्ति के तौर पर वो मिल सकेगा। जाहिर तौर पर इससे शासकीय कर्मचारियों में बड़ा ही हर्ष का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं और 10 साल बाद इन नियमों में फेरबदल किया गया है। और भी कई सारी मांगे हैं जिनको लेकर शासकीय जो कर्मचारी संगठन है वो अपनी बात उठाते रहे हैं, लेकिन एक बड़ी जो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राहत देने का काम सरकार ने किया है। और कई ऐसे नियम होते हैं जो पहले फ्लेक्सिबल नहीं होते, लेकिन उन्हें फ्लेक्सिबल बनाने से एक बड़ा तबका जो है वो प्रभावित होता है। और निश्चित तौर पर महिला सशक्तिकरण की जब बात होती है तो उस दिशा में भी देखा जाए तो ये एक सार्थक कदम नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद सदस्यता समाप्त किए जाने के मामले में आज कांग्रेस पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में है और इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके लिए सीएम कुछ देर पहले रायपुर से लखनऊ के लिए रवाना हुए। लखनऊ पहुंचने पर मुख्यमंत्री आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एआईसीसी के निर्देश पर देश भर में कांग्रेस के अलग अलग लीडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 बजे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड इस टैगलाइन के साथ ही जो कांग्रेस के जो नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लखनऊ रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि चूंकि राहुल गांधी जो है वो बोल रहे थे और उनकी आवाज को दबाने के लिए ये सारी कवायद की गई है, लेकिन हम
डरेंगे नहीं और राहुल गांधी डरेंगे नहीं। कुमारी शैलजा भी राजधानी रायपुर पहुंच रही हैं और उसके बाद में वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। पूरे देश भर में डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड इस टैगलाइन के तहत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द की गई है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के जो अधिकार है उनका हनन है और लोकतंत्र को हाशिए पर डाला जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर गई है और यही वजह है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे उनकी आवाज को दबाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है पूरी हार नहीं मानेगी और हर जगह पर अपनी बात रखेगी। यहां पर भी आज मोर्चा संगठनों की बैठक रखी गई है और जहां पर यह बताया जाएगा कि आने वाले समय में किस तरीके से जो है वो इस पूरे मसले पर रणनीति कांग्रेस बनाएगी और पूरे प्रदेश भर में किस तरह के प्रदर्शन किए जाएंगे। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद लगातार पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि जनता के बीच जाकर ये बात पहुंचाई जाएगी कि राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता रद्द की गई है वो कहीं न कहीं जो है वो उनके अधिकारों का हनन है और बीजेपी ने जो है वो अपने बेजा मनमाने तरीके से जो अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि 1 महीने का समय उनके पास देना था और दूसरी बार जब अपील वो करते उसका इंतजार करना था। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और बड़वानी में 46 साल पुराने पुल को ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल ये पुल पाटी बोकराटा खेतिया होते हुए महाराष्ट्र को जोड़ता था। 1975 में गोई नदी पर इस पुल का निर्माण किया गया था और पुल के जर्जर होने के चलते पुल को ब्लास्ट कर तोड़ दिया गया है। अब उसी जगह पर नए पुल का निर्माण किया जाएगा। और ये लाइव 50 साल 25 सेकंड पुल हुआ जमींदोज। बड़वानी जिले के पाटी में गोई नदी पर लगभग 1975 में 31 लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया गया था, जो कि अब जर्जर अवस्था में आ चुका था। इसी के चलते प्रशासन ने उस पुल को जमींदोज करने का फैसला लिया। एक बड़ी बात यह भी सामने आई है कि अब आने वाले समय में उस रोड को और उस पुल के माध्यम से महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को भी जोड़ा जा रहा है, जिससे कि उस पुल से भारी वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। इसी के चलते वहां पर नए पुल का निर्माण करना भी जरूरी हो गया था। इसी को देखते हुए इस पुल को जमींदोज किया गया और नए पुल का निर्माण कार्य जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। पंकज शुक्ला, न्यूज़ 18। और कटनी में एक मुस्लिम परिवार बागेश्वर सरकार की कथा करवाएगा। तनवीर खान नाम के एक श्रद्धालु ने बागेश्वर सरकार को कथा के लिए न्योता दिया है। ये जानकारी जबलपुर में कथा के दौरान खुद बागेश्वर सरकार ने दी। तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। बागेश्वर धाम सरकार अब मुस्लिम परिवारों को राम कथा सुनाएंगे। जबलपुर में आयोजित हो रही भागवत कथा के दौरान बागेश्वर धाम सरकार ने यह जानकारी खुद दी है। उनका कहना है कि उनके शिष्य कटनी में रहने वाले तनवीर खान ने उन्हें न्योता दिया है और कटनी में मुस्लिम परिवारों के बीच राम कथा कहने के लिए उनसे निवेदन किया है। गौरतलब है कि इससे पहले राम कथा सिर्फ हिंदू परिवारों में कही जाती थी। बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि हिंदू परिवारों के बाद अब मुस्लिम परिवार भी भगवान राम और बजरंगबली की कथा सुनने के लिए आतुर हैं और उन्होंने खुद ही यह न्योता दिया है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि यह राम कथा कब होगी, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार ने मंच से कहा कि बहुत जल्द वे मुस्लिम परिवारों को भी राम कथा सुनाएंगे। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर। आपको बता दें कि इस बाघ ने कई दिन से लगातार यहां आतंक मचाया हुआ था और इतना ही नहीं, बाघ के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत भी हो चुकी है, जबकि एक बुरी तरह से घायल व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है। वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस बाघ को पकड़ लिया है। सूरजपुर के काला मांजन जंगल में बीते 24 घंटे के बाद आखिरकार बाघ का रेस्क्यू कर लिया गया है, जहां
गौरतलब है कि बीते कल बाघ ने काला मंजन जंगल में दस्तक दिया और जिसके बाद 3 ग्रामीणों के ऊपर हमला किया था, जिसमें 2 ग्रामीण की मौके पर 2 ग्रामीण की मौत हो गई थी। एक ग्रामीण जो घायल था उसका इलाज जारी है। ऐसे में बीते कल से इंतजार किया जा रहा था कि रेस्क्यू किया जाएगा बाघ का, क्योंकि बाघ के भी घायल होने की जानकारी मिल रही थी। ऐसे में लगातार वन अमला जो है वो जंगल के अंदर जाने का कोशिश कर रहा था। वहीं आज जो है सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और देख सकते हैं कि उस ऑपरेशन को देखने के लिए भारी संख्या में जो ये ओडगी ब्लॉक का काला मंजन जो इलाका है वहाँ पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद है और बाघ को ट्रैंकुलाइज कर अब यहाँ लाया जा रहा है, क्योंकि जंगल में जो टीम गई थी उसे ट्रैंकुलाइज कर लिया गया, पिंजरा में रख लिया गया और उसे अभी फिलहाल ये जो जहाँ पर कैंप बनाया गया है उस जगह में लाया जा रहा है। ऐसे में देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीणों की भीड़ मौजूद है केवल बाघ को देखने के लिए। ऐसे में जो बाघ को अब यहाँ पर लाया जा रहा है, उसके बाद बाघ को जो जू है वहाँ भेजा जाएगा। तो लिहाजा फिलहाल जिस तरह का ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको अब आगे उसमें क्या कुछ रणनीति होगी वन विभाग की, राजस्व की और जिला प्रशासन की, वो तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। और छतरपुर में बाघ की तलाश अभी भी जारी है। हाथियों के दल की मदद से बाघ की तलाश की जा रही है। दरअसल कल रिहायशी इलाके में बाघ दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया था और इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और पूरी टीम खेत में जाकर बाघ की तलाश कर रही है। पन्ना नेशनल पार्क की टीम चंद्रनगर वन रेंज के रनगुआ गांव में भी तलाश कर रही है। छतरपुर जिले के रिहायशी इलाके में बाघ के दिख जाने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मामला छतरपुर जिले के रनगुआ गांव का है, जहां पर बाघ देखा गया और जिसको हटाने के लिए पन्ना नेशनल पार्क की टीम को बुलाया गया है और यह टीम जो है हाथियों के दल के साथ बाघ को हटाने का प्रयास कर रही है। लेकिन 12 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद अभी तक बाघ का कोई अता पता नहीं लगा है। लेकिन बाघ को देखे जाने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो वहीं किसान जो है अपने खेतों में काम कर रहे थे तो वह भी अब दहशत में हैं। लेकिन चंद्रनगर वन रेंज के रनगुआ गांव में बाघ के देखे जाने के बाद पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व का जो अमला है अपने हाथियों के दल के साथ बाघ को हटाए जाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है और किसानों के खेतों को सर्चिंग की जा रही है ताकि रिहायशी इलाके से किसी भी तरह से बाघ को